सुमित्रा देवी गुस्से में अपनी दोनों बेटियों के सामने खड़ी है, जबकि प्रिया एक कोने में चुपचाप बैठी है। अब बहुत हो गया। तुम दोनों ने अपनी भाभी को क्या समझ रखा है? कोई नौकरानी है क्या वो? अब तुम दोनों घर का सारा काम करोगी और प्रिया बैठ के देखेगी। माँ, हमसे तो फिर। चुप, एक शब्द नहीं सुनना चाहती मैं। कैसे पहुंची बात यहाँ तक, आइए जानते हैं पूरी कहानी। 2 हफ्ते पहले की बात है। सुमित्रा देवी अपने बेटे अमित और बहू प्रिया के साथ खुशी से रहती थी। प्रिया एक आदर्श बहू थी जो सबका ख्याल रखती थी। प्रिया बेटी, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो, मैं तो धन्य हो गई। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है। आप मेरी माँ के समान हैं। माँ, जब से प्रिया इस घर में आई है, अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ भी लाई है। तभी पड़ोसी रामू काका आवाज सुनकर दरवाजे पर आए। अरे सुमित्रा बहन, घर में तो खुशियों का माहौल लग रहा है। हाँ रामू भैया, प्रिया के आने के बाद तो घर स्वर्ग लगता है, स्वर्ग। तभी सुमित्रा देवी को अपनी सहेली का फोन आया। हाँ मीरा, मैं कल ही आ रही हूँ तीर्थ यात्रा के लिए। फोन रखकर सुमित्रा देवी को चिंता हुई कि प्रिया अकेली रह जाएगी। 7 दिन की तीर्थ यात्रा में प्रिया अकेली रह जाएगी। क्यों ना सुनीता को बुला लो कुछ दिनों के लिए। अगले दिन सुमित्रा देवी ने अपनी बड़ी बेटी सुनीता को फोन किया। सुनीता बेटी, मैं 7 दिन के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जा रही हूँ। तुम कुछ दिन के लिए अपने घर जाओ ताकि प्रिया अकेली न रहे। वाह माँ, कितने दिन के बाद माई के आने का मौका मिला। मैं कल ही आ जाऊंगी। सुमित्रा देवी के जाने के अगले दिन सुनीता अपना सामान लेकर मायके पहुंची। भाभी, मैं आ गई। आइए दीदी, कितने दिन बाद आई हो। चाय लेकर आऊं? हाँ भाभी, और कुछ नाश्ता भी। ससुराल तो रोज रोज का काम है, यहाँ तो माई का है, बिल्कुल हिल स्टेशन जैसा। दूसरे दिन सुनीता ने अपनी छोटी बहन नेहा को भी बुला लिया। नेहा, तू भी आ जा यहाँ, माई का है अपना, मजे करेंगे। यहाँ तो हिल स्टेशन जैसा माहौल है। मैं भी परेशान हो गई हूँ अपने घर के कामों से, आज ही आ जाऊंगी। तीसरे दिन नेहा भी अपना सामान लेकर मायके आ गई। अब दोनों बहनों की मांगे शुरू हुई। एक दिन नेहा की फरमाइश आई। भाभी, आज मन कर रहा है गुजराती खाना खाने का। ढोकला, खांडवी, फाफड़ा बना दो ना। जी हाँ, मैं भी बनाती हूँ। इतने सारे आइटम एक साथ। दूसरे दिन शाम को सुनीता की फरमाइश आई। भाभी, कल पंजाबी खाना बनाना, मक्खन वाली रोटी, दाल मखनी और राजमा। यहाँ तो माई का है, हिल स्टेशन की तरह आराम करना चाहिए। तीसरे दिन नेहा की नई डिमांड आई। भाभी, आज साउथ इंडियन खाना बनाओ, डोसा, इडली, सांभर, और मेरे कपड़े भी धो देना, प्रेस भी कर देना। दीदी, क्या हम भाभी से ज्यादा काम करवा रहे हैं? अरे नहीं, ये तो उनका काम है, हम तो मेहमान है यहाँ। लेकिन नेहा, मैं अकेली कैसे? अरे भाभी, हम तो मेहमान है ना यहाँ, मायके में तो बस मजे करने आते हैं, हिल स्टेशन की तरह। फिर दिन रात काम में लगी रही। अमित ऑफिस से देर आकर सिर्फ आराम करता, इसलिए उसे अपनी बहनों का व्यवहार कोई खास पता नहीं चलता। चौथे दिन अमित ऑफिस से जल्दी आ गया। प्रिया, तुम्हारे हाथों में ये छाले कैसे पड़ गए? कुछ नहीं, बस काम में लग गए होंगे ये तो। तुम थकी हुई लग रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ, बस थोड़ा काम ज्यादा है। आपकी बहनें आई हैं ना। अमित को कुछ अजीब लगा, पर वो कुछ भी समझ नहीं पाया। उसी रात प्रिया अकेले रसोई में बर्तन धोते धोते रो रही थी। माँ, आपने कहा था बेटी धैर्य रखना, सब्र का फल मीठा होता है। आज आपकी बात समझ आई। बस धैर्य रखना होगा, कुछ दिन की बात है। 5वें दिन रामू काका को घर से अलग अलग खाने की खुशबू आ रही थी। अरे सुमित्रा बहन, घर से अलग अलग खाने की खुशबू आ रही है। लगता है घर में कोई त्योहार है। नहीं काका, बस अलग अलग तरह का खाना बना रही थी। आजकल आपकी नंदे बहुत खुश लग रही है, मायके का प्यार है। फिर ये सोचा कि कुछ दिन की बात है, सह लेती हूँ। 7 दिन बाद तीर्थ यात्रा पूरी करके सुमित्रा घर वापस लौटी। कैसे हो सब ठीक तो रहा ना? हाँ माँ, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। भाभी ने बहुत अच्छा ख्याल रखा। माँ, हमने तो यहाँ हिल स्टेशन जैसा आराम किया। भाभी बहुत अच्छी है। सुमित्रा देवी को लगा कि सब खुश हैं। रात को दोनों बहनें अपने कमरे में खुशी मना रही थी। अगले दिन उन्होंने छुपकर देखा तो उनकी आंखें खुल गई। भाभी, जल्दी नाश्ता लगाओ और हमारे कपड़े भी धो देना। भाभी, आज ये चाइनीज खाना बनाओ और बर्तन भी साफ करना। यहाँ तो हमारा मायके है, हिल स्टेशन समझो।
ठीक है, मैं बना देती हूँ। सुमित्रा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, लेकिन सजा देने से पहले उन्हें अपनी बेटियों के लिए दुख हो रहा था। मेरी बेटियों को सजा देना पड़ रहा है, पर अगर आज नहीं सिखाया तो कल को गलत करेंगी। फिर उन्होंने दृढ़ता से फैसला लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी अपनी भाभी के साथ ऐसा गलत व्यवहार करेंगी। माँ हमसे तो फिर। चुप, एक शब्द नहीं सुनना चाहती मैं। तभी सुनीता को अपना बचाव सूझा। माँ वैसे भी मेरे घर से फोन आ गया है, मुझे आज ही वापस जाना है। हाँ माँ, मुझे जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं। दोनों बेटियां अपने कमरे में जाकर बैग पैक करने लगी। सुमित्रा देवी ने तुरंत फोन उठाया। हेलो सुनीता के ससुर जी, मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। सुनीता को अभी 1 हफ्ते के लिए यहीं रहना है। हाँ हाँ, जरूरी काम है। दूसरा फोन नेहा के घर पर। नेहा के सास जी, मैं सुमित्रा हूँ। नेहा को कुछ दिनों के लिए यहीं रोकना है। फोन रखकर सुमित्रा देवी मुस्कुराई। अब उनका असली खेल शुरू होता है। बेटियों, मैंने तुम्हारे घर पे बात कर ली है और अभी 1 हफ्ते तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन माँ। अब से प्रिया बैठ के आराम करेगी और तुम दोनों को घर का सारा काम करना है, रसोई से लेके साफ सफाई हर चीज। बेटी तुम बताओ इन्हें कौन सा काम कब करना है। सुनीता दीदी आप रसोई संभालिए और नेहा दीदी आप कपड़े धो दीजिए। अगले दिन से सुनीता को सुबह 6 बजे उठकर घर की साफ सफाई करनी पड़ी। माँ मुझसे ये सब नहीं होगा। अब पता चलेगा कि काम कितना मुश्किल होता है। नेहा को भी बर्तन धोने और कपड़े धोने का काम मिला। माँ हमसे इतना काम नहीं होगा। अरे ये तो तुम्हारा मायका है ना, तो अब हिल स्टेशन की सफाई भी करनी पड़ेगी तुम्हें। रामू काका पड़ोस से सब कुछ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। सुमित्रा बहन, आपने तो बहुत अच्छा सबक सिखाया। अब ये समझेंगी कि मायका हिल स्टेशन नहीं होता। सुमित्रा बहन, मैंने आपको सब कुछ फोन पर बता दिया था। पड़ोसी का फर्ज था। क्या आप चुगली करते थे? अरे चुगली नहीं बेटा, न्याय। माँ जी आपको पता कैसे चला? बेटी मैं माँ हूँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं रहता है। तुमने चुपचाप सब कुछ सहा है, लेकिन अब न्याय का समय आ गया है। उसी दिन के बाद अगले 7 दिन तक दोनों बेटियों ने सारा काम किया। प्रिया को पूरा आराम मिला और जब वो वापस गई तो उन्होंने सबक सीख लिया था कि मायके उनका कोई हिल स्टेशन नहीं था। प्रिया, माँ ने बिल्कुल सही कहा। तुमने इतना सब सहा, लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। पति पत्नी के बीच प्रेम और समझदारी होनी चाहिए। माँ जी ने सब कुछ ठीक कर दिया है। घर में सभी का सम्मान होना बहुत जरूरी होता है। माई का प्रेम और सेवा की जगह है, मनमाने की नहीं। और इसी तरह परिवार में खुशियाँ और शांति लौट आई। सभी ने सीखा कि रिश्ता प्रेम और सम्मान से बनता है, स्वार्थ से नहीं। सुलोचना अपने एक लौते बेटे अक्षय की शादी करके अपनी बहू माधुरी को बड़ी खुशी से अपने घर लाती है, ये सोचकर कि उसकी बहू माधुरी बुढ़ापे में उसकी अच्छी खासी देखभाल करेगी और उसका ख्याल रखेगी। लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते माधुरी ने घर में आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। एक रोज वो किसी काम से अपने बहू बेटे के कमरे में जाती है, जहाँ वो उन्हें आपस में बातें करता सुनती है। देखिए अक्षय जी, मैंने आपको शादी से पहले ही बोल दिया था कि मैं शादी के बाद आपकी माँ के साथ नहीं रहूंगी। मुझे अपनी लाइफ अपने मुताबिक जीनी है, न कि किसी और के कहने पर। और आपकी माँ बहुत ही पुराने ख्यालात की है, मेरी उनके साथ नहीं निभ सकती। हाँ मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन अभी तो मेरी माँ तुमसे नहीं कह रही है ना, तो तुम्हें क्या परेशानी है? चलने दो जैसा चल रहा है। तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, जब वो कोई रोका टोकी करेंगी तब देखेंगे। जी नहीं, मैं चाहती हूँ आप कुछ भी करके माँ जी को यहाँ से भेज दीजिए, या तो हम लोग कहीं और रह लेते हैं। बाद में कोई कचकच ना हो सास बहू में, यही अच्छा है। और आस पड़ोस के लोग तमाशा देखे, मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन वो मेरी माँ है, मैं उन्हें इस घर से जाने को कैसे कह सकता हूँ? तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? मैंने कौन सा उन्हें इस घर में आने के लिए मना किया है? मैंने तो बस उनके साथ रहने के लिए मना किया है, क्योंकि मैं हमेशा से अकेली ही रही हूँ और मुझे अकेले ही रहना पसंद है। अब ये तुम देख लो, अपनी माँ के साथ रहना है या मेरे, क्योंकि अगर वो इस घर में रहेंगी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। माधुरी की बात सुनकर अक्षय अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ जाता है। अपनी बहू बेटे की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी सुलोचना सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अपने मन में कहती है, अब समझ में आया कि बहू हमेशा गुस्से में क्यों रहती थी, क्यों हमेशा मेरे बेटे से लड़ाई करती रहती थी। अगर मेरे इस घर में रहने से मेरी बहू बेटे में लड़ाई होती है, इससे अच्छा है कि मैं इस घर से चली जाऊं
वैसे भी जब ये घर संभालने वाली आ ही गई है तो मेरा यहाँ क्या काम। अपने मन में इतना कहकर सुलोचना चुपचाप दरवाजे से ही लौट जाती है और जाकर हॉल में बैठ जाती है। कुछ समय बाद उसका बेटा अक्षय ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर कमरे से नीचे आता है। तभी सुलोचना उसे रोकते हुए कहती है, बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी, अगर तेरे पास समय हो थोड़ा सा तो क्या तू थोड़ी देर मेरे पास बैठ सकता है? हाँ माँ बोलिए ना, क्या बात है। मेरे पास आपकी बात सुनने का टाइम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बोलिए माँ, क्या बात करनी है आपको? बेटा वो गांव से हमारी पड़ोसन गरिमा का फोन आया था कि हमारे गांव की जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, तो मुझे गांव जाना पड़ेगा, तो हो सके तो मेरी टिकट करवा दे थोड़ा। माँ टिकट करवाने की क्या बात कर रही हैं? मैं खुद आपके साथ चलूंगा। ये लड़ाई झगड़ा करना आपके बस की बात नहीं है। अगर ये मेरे साथ गांव गया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं बेटा, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, और वहाँ गांव के और लोग भी तो हैं, मैं सब संभाल लूंगी, तो बस मेरे जाने की टिकट करवा दे। ठीक है माँ, मैं आपकी जाने और आने की दोनों की टिकट करवा दूंगा, आप चिंता मत करिए। नहीं बेटा, तू बस मेरे जाने की टिकट करवा दे, आने की नहीं। मुझे जब वापस आना होगा तो मैं तुझे कॉल करके बता दूंगी। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा, इस घर का क्या होगा? मैं आपकी जाने और आने दोनों की टिकट करवाऊंगा बस। बेटा जिद मत कर, और रही बात घर की, तो अब घर संभालने के लिए मेरी बहू आ तो गई है। मुझे अब इस घर को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू ज्यादा मत सोच, बस मेरी गांव जाने की टिकट करवा दे। इस बात से अनजान अक्षय कि उसकी माँ अब हमेशा के लिए गांव जा रही है, वो उसकी गांव जाने की टिकट करवा देता है। और अगले दिन सुलोचना अपना सामान लेकर अपने गांव के लिए निकल जाती है। ये सब देखकर माधुरी बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन सुलोचना अपने घर वापस नहीं आती और अक्षय के पूछने पर वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती। समय बीतता है, तभी एक रोज दरवाजे की डोरबेल बजती है और अक्षय जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने अपनी माँ को खड़ा देखकर बहुत खुश होता है और सुलोचना को गले से लगाकर कहता है, मुझे यकीन था माँ कि आप जरूर आओगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप अपने बेटे का जन्मदिन भूल जाओ। तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर उससे दूर रहूंगी? अब सारी बातें यहीं करेगा या अंदर भी चलेगा? जी माँ चलिए, वो आपको देखकर सब भूल गया मैं। लगता है तेरे जन्मदिन की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। जी माँ, वो ये सब माधुरी ने ही किया है, उसने रात में एक छोटी सी पार्टी रखी है। वो सब ठीक है, लेकिन पहले तो तेरे जन्मदिन पर पूजा होती है ना? पंडित जी को फोन किया? अक्षय और सुलोचना की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी माधुरी सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आती है और कहती है, जी नहीं माँ जी, मैंने अक्षय के जन्मदिन पर पार्टी रखी है, ना कि कोई पूजा। ये सब आपका तरीका था, लेकिन अब आप इस घर में सिर्फ एक मेहमान हैं, तो अपनी राय और अपने तरीके अपने पास ही रखिए और मेहमानों की तरह पार्टी एंजॉय करके चली जाइए। माधुरी की बात सुनकर सुलोचना वहाँ से चली जाती है और माधुरी अपनी पार्टी की तैयारी में लगती है। कुछ देर बाद शाम होती है और सभी मेहमान आने शुरू होते हैं। पार्टी शुरू होती है, सभी लोग हाथों में ड्रिंक लिए पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तभी सुलोचना वहाँ आती है और अपनी बहू माधुरी को उसकी दोस्त रवीना से बातें करता सुनती है। मेरी सास कह रही थी कि अक्षय जी के जन्मदिन पर पार्टी नहीं पूजा होनी चाहिए, लेकिन मैंने भी साफ साफ बोल दिया कि आप इस घर में मेहमान हैं, मेहमान बनकर ही रहिए। अपने घर में मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। अच्छा किया यार, तूने पहले ही अपनी सास को अपने से अलग कर दिया और उन्हीं के घर में उनको मेहमान बना दिया। खाए पिए रहे और चलती बने। माधुरी और उसकी सहेली की बात सुनकर सुलोचना को दुख होता है और अगले दिन सुबह वो फिर अपने गांव के लिए निकल जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और उसे दादी बनने की खबर मिलती है, जिसे सुनते ही वो वापस अपने घर आती है और अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। उसे किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देती। तभी एक रोज माधुरी की पड़ोसन कामनी उसके घर आती है और सुलोचना को उसका ख्याल रखते हुए देखकर वो माधुरी से कहती है, बहू, जिसको जो मिलता है ना उसे उसकी कदर नहीं होती है। तूने अपने ही सास को उसके घर में मेहमान बना दिया। जब भी कुछ होता है या उसे अपने बेटे से मिलने का मन करता है, तब वो एक मेहमान की तरह आती है और मिलकर चली जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके बच्चे खुश रहे। लेकिन तूने क्या किया? आंटी जी आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैंने उन्हें जाने के लिए नहीं बोला, वो खुद ही गई हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब उनको मेहमानों की तरह आने का शौक लग रहा है
तो इसमें मैं कर ही क्या सकती हूँ? बहू, तुमने डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट तो अपनी सास को उसके घर में ही मेहमान बना दिया ना, अपनी लाइफ जीने के लिए, अपने यार दोस्त के साथ रहने के लिए। लेकिन आज जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो तुम्हारी मेहमान बनी सास ही तुम्हारे काम आई, ना कि तुम्हारे यार दोस्त। कभी तुमने अपनी खुशी को छोड़कर अपने पति और सास के बारे में सोचा है? जैसे तुमने अपने बेटे और उसकी माँ को अलग कर दिया, उसी के घर में मेहमान बना दिया। अगर ऐसे ही तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ करेगा तब तुम क्या करोगी? आंटी जी, आप ये क्या कह रही हैं? जिस घर में मैं अपनी उम्र गुजार रही हूँ, भला मैं उस घर में मेहमान बनकर कैसे रह लूंगी? और मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। तुम्हें सोचकर ही डर लग रहा है, लेकिन तुमने अपनी सास को ये दुख दिया है। सोचो उसे कैसा लगा, सोचकर देखना एक बार मेरी बातों को। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर और अपनी सास की देखभाल को देखकर माधुरी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सास के पास जाती है और उससे अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है। साथ ही उसे दोबारा गांव जाने से रोक लेती है और खुशी खुशी अपनी सास के साथ रहने लगती है। राहुल अपने माँ और भाई के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन राहुल का दोस्त वरुण उसके घर आता है और बोलता है, अरे ओ राहुल, चलेगा या नहीं? आज बहुत जरूरी काम है, किसी की कार खराब हो गई है। अगर तेरी हाँ है तो चल, वरना मैं जा रहा हूँ। अरे कैसे नहीं चलूंगा भाई, मेरे कब से इंतजार था मुझे इस दिन का। अब जाकर मौका हाथ लगा है, अब तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। पैसे कमाने का मौका मिला है। तभी राहुल की माँ मालिनी बोलती है, क्यों रे नालायक, कहाँ जाने की बातें हो रही है और ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई सरकारी नौकरी के लिए जा रहा हो। बता कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं माँ, बस दोस्तों के साथ मुझे कुछ काम था, उसी के सिलसिले में जा रहा था। जल्दी आ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है जल्दी आने की, आराम से भी आएगा तो भी चलेगा। वैसे भी दिन भर मटर गश्ती करने के बाद देर से ही तो आता है। माँ, आप कम से कम मेरे दोस्त के सामने तो थोड़ी इज्जत मत उतारो मेरी। अच्छे से बात किया करो, जब देखो तब आप बुरा बर्ताव करती रहती हो मेरे साथ। ऐसा मत किया करो, मैं तो कहता हूँ बात ही मत किया करो मुझसे। मुझे मत सिखा, तेरा दोस्त और तू एक ही जैसे हैं, दोनों लफंगे। और दोनों क्या, तेरे जितने भी दोस्त हैं सारे लफंगे हैं। कुछ भी कर, मगर मेरी एक बात का ख्याल रखना, कभी किसी लड़की को मत छेड़ना। चाची, हम इतने भी गिरी हुई हरकत नहीं करते। माना कि हम लोग बेरोजगार हैं, लेकिन लड़की छेड़ना ये हमें शोभा नहीं देती। हाँ, अब हम लोग जा सकते हैं, अगर आपका ये भाषण देना खत्म हो गया हो तो। राहुल अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाता है तो वो रास्ते में वरुण से बोलता है, यार राहुल, सुन ना, मैंने एक लड़की के साथ सेटिंग की है, मगर उसमें बहुत घमंड है। पता नहीं लड़कियों में इतना घमंड कहाँ से आता है। सच सच बता भाई, तूने सच में कोई लड़की पटाई भी है या फिर ऐसे ही बोले जा रहा है? हैं? मुझे तो शक होता है तुझ पे कि तुझसे कोई पटेगी भी। आखिर तू बोलना क्या चाहता है? मैं लड़की नहीं पटा सकता, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। अब देखना मैं कैसे लड़की पटाता हूँ, बस तू देखता जा। अरे भाई, तू तो गुस्सा करने लग गया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, मुझे पता है तू दिखने में बहुत अच्छा है, तुझसे तो कोई भी लड़की पट जाएगी। नहीं, अब तो मैं एक लड़की पटा के ही रहूंगा, बस तू देखता जा। अगर तेरे में दम है तो तू लड़की पटा के दिखा। नहीं नहीं भाई, मैं ये सब नहीं करने वाला। मेरी माँ ने कहा है बदमाशी करियो बेटा, लेकिन कभी किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करियो और ना ही किसी के साथ गलत बर्ताव करियो। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला जिससे मेरी माँ को तकलीफ पहुँचे। अरे भाई, वो तो बस मैंने यूं ही बोल दिया था, तेरी माँ का मुंह बंद करवाने के लिए। जब भी देखती है कुछ ना कुछ ताना मारती रहती है। भाई वो माँ है, इसीलिए ताना देती है। चल अब तू जाकर ना कुछ भी कर, लेकिन हाँ, मुझसे उम्मीद मत लगाना कि मैं कोई लड़की पटाऊंगा। राहुल वहाँ से अपने दोस्त को छोड़कर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन राहुल की माँ मालिनी उससे बोलती है, क्या बात है राहुल, कुछ दिनों से तुझे एक लड़की रोज पूछने घर आती है, कोई बात है क्या? लड़की का चक्कर तेरा है या तेरे किसी दोस्त का है? लड़की? अबे लड़की कहाँ से आ गई? माँ माँ माँ, मैंने किसी लड़की को नहीं छेड़ा माँ। माँ, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब कर सकता हूँ। मैंने किसी लड़की को नहीं पटाया है। क्यों बेटा, तुझे लड़की पसंद नहीं है क्या जो ऐसी बात कर रहा है? मुझे तो मेरा बेटा ठीक लगता है। बिल्कुल ठीक लगता है? क्या मतलब माँ? अरे माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंदर से भी ठीक हूँ, बाहर से भी ठीक हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मस्त हूँ यार, मुझ में कोई कमी नहीं है माँ। तो लड़की के नाम से चौंक क्यों गया? जैसे पाप कर दिया हो मैंने लड़की का नाम लेकर तेरे सामने। माँ, आप ही ने तो कहा था ना बदमाशी करना बेटा, लेकिन कभी किसी लड़की को मत छेड़ना। तो बस मैं वही कर रहा हूँ जो आपने कहा है।
दोनों माँ बेटे बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ वर्तिका नाम की लड़की आती है जो कि बेहद खूबसूरत थी। तभी वर्तिका राहुल से बोलती है, यही तो बात है जो मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी लगी। उस दिन जब तुम्हारा दोस्त लड़की पटाने की बात कर रहा था, तब तुमने उसको गलत बताकर वहाँ से चले गए। तब से मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। अरे मैडम जी, आप मुझसे मजाक कर रही हो क्या? अरे मैं गरीब हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ जो आप जैसी अमीर लड़की को पटाऊंगा। पटाने का? अरे पागल, मैं तो बिना पटाए बन गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अब बताओ, वैसे भी तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं आज तुम्हारे पास खड़ी हूँ। ओह माँ, देख रही हो आप ये कैसी कैसी बातें कह रही है। अरे अरे मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है माँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपकी इज्जत को खराब थोड़ी कर सकता हूँ। माँ मैं बता रहा हूँ माँ, ये पक्का किसी की चाल है माँ। पागल हो गया है शायद ये लड़का। चलो बेटा, घर के अंदर हम बात करते हैं, इसे सोचने दो, मैं बाद में समझाऊंगी इसे। हाँ माँ जी चलिए, अब इनको विश्वास ही नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। बिन पटाए गर्लफ्रेंड मिल गई तो उसकी कदर ही नहीं है इनको। मालिनी और वर्तिका दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और राहुल बाहर खड़ा होकर अपना सर खुजाने लगता है। कुछ देर बाद वो अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। तभी मालिनी वर्तिका से पूछती है, बेटा सच में क्या तुम मेरे नालायक बेटे से प्यार करती हो? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आखिर तुमको ये नालायक पसंद कैसे आ गया। माँ जी मैं मानती हूँ कि आपका बेटा नालायक है, लेकिन इसके दिल में लड़कियों के लिए बहुत इज्जत है। बस यही बात मुझे इनकी बहुत पसंद आई। अच्छी बात है, लेकिन तुम इतनी अमीर हो, दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो, आखिर तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हें तो कोई भी हीरो जैसा लड़का मिल जाता। मिल तो जाता, लेकिन मिला तो नहीं ना। वैसे भी दिखने में हीरो हो, उस इंसान का क्या करूं? आपका राहुल किसी हीरो से कम है क्या? वर्तिका एक अमीर घर की लड़की थी। ऐसे ही एक दिन वर्तिका अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने गई हुई थी। तभी उनका कार खराब हो जाता है। उसी कार को बनाने राहुल और वरुण आया हुआ था। तभी वर्तिका ने उसकी और वरुण की सारी बातें सुन ली। राहुल की बात सुनकर वर्तिका राहुल को चाहने लगी थी। वर्तिका और मालिनी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी राहुल वरुण को लेकर घर आता है और बोलता है, देखो माँ, वरुण आया है, अब ये बताएगा मैं इस लड़की को जानता हूँ या नहीं। तो मैंने कब कहा कि तुम या तुम्हारा दोस्त मुझे जानते हो? मैंने कहा है मैं तुमसे प्यार करती हूँ बस। अरे वाह, क्या बात है राहुल, लड़की पटाकर गर्लफ्रेंड भी बना ली, लेकिन अपने जिगरी दोस्त को तू बताया तक नहीं। वाह भाई, क्या बात है, बहुत खूब। अबे भाई मेरी बात समझ, मैंने किसी को नहीं पटाया है, ये तो बिन पटाए आ गई। एक बात बता, आज तक मैं तुझे कभी छोड़ के अकेला कहीं गया हूँ क्या? बस करो तुम दोनों। और राहुल, तुझे जब बिना पटाए गर्लफ्रेंड मिल गई तो क्यों उसकी कदर नहीं कर रहा? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये कोई भूतनी वूतनी निकली तो मैं क्या करूँगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मेरी किस्मत में इतनी सुंदर लड़की कैसे आ सकती है, वो भी बिना पटाए? कुछ हजम नहीं हो रहा मुझे। मत करो विश्वास, फिर जब मैं किसी और की हो जाऊंगी तो पछताते फिरोगे कि एक गर्लफ्रेंड मिली थी लेकिन हाथ से निकल गई अपनी गलती की वजह से। ये बात तो आप सही कह रही हो भाभी। भाभी? अबे पागल हो गया, क्या बोले जा रहा है भाई? किसकी भाभी, कौन सी भाभी? पागल हो गया क्या कुछ भी बोले जा रहा है तू? राहुल को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये इतनी अमीर और सुंदर लड़की उससे प्यार करती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और अब धीरे धीरे राहुल को भी भरोसा हो गया था कि वर्तिका भी सच में राहुल से प्यार करती है। ऐसे ही एक दिन राहुल वर्तिका से पूछता है, मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम बिना पटाए गर्लफ्रेंड बन कैसे गई मेरी। अच्छा मेरा छोड़ो, तुम मेरे प्यार में गिरी तो गिरी कैसे? मतलब पागल वागल हो क्या? गिरी नहीं हूँ मैं तुम्हारे प्यार में, मैंने सोच समझकर तुमसे प्यार किया है। वैसे भी तुम जैसे लड़के अब मिलते ही कहाँ हैं जो लड़कियों की इज्जत करते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी वर्तिका? देखो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ला के नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बस यही बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है मुझे, जो सच लगता है ना। बस कभी किसी लड़की के बारे में गलत मत बोलना, ना ही गलत सोचना। दोनों ही ऐसे मिलते रहते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है, दोनों के परिवार की रजामंदी के साथ, और दोनों साथ साथ बहुत खुश रहते हैं। आखिर बिना पटाए बनी गर्लफ्रेंड ने राहुल का साथ बहुत बेहतरीन दिया। ये? अरे मैं नहीं जानता इसे, मुझे क्या पता कौन है ये। अरे आप ये क्या कह रहे हो? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो। आपकी जुबान नहीं कांपी? नहीं, अभी तक तो नहीं कांपी और ना ही कांपेगी।
अब इसे यहाँ से ले जाओ। इसे मैं और मेरी बीवी नहीं जानते। कौन था वो जिसे मनोहर ने पहचानने से साफ इनकार कर दिया था? सच्चाई जानने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। आज मनोहर के घर कुछ अच्छा बन रहा था, जिसकी खुशबू से मनोहर घर आते ही अपनी पत्नी से कहता है, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, खुशबू तो बाहर तक आ रही है। अरे क्या बना रही हो? खुशबू सुनकर ही मेरे को तो भूख लगने लग गई। पनीर बन रहा है, उसे बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं पनीर बना रही हूँ। पनीर? तुम्हें पता है मुझे पनीर पसंद नहीं है, फिर भी पनीर बना रही हो। ठीक है, पनीर बना लिया, लेकिन अब बताओ तुमने मेरे लिए क्या बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया, सोच रही हूँ तुरई की सब्जी बना दूँ, आप खा भी लेंगे। मुझे पता है आप कोई ड्रामा नहीं करेंगे। अच्छा, उसके लिए पनीर और मेरे लिए तुरई? वाह, ये अच्छा है तुम्हारा। आ भी कौन रहा है, चोर साला। क्या कहा आपने? मेरे भाई को चोर? आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे चोर कहने की? अरे मेरा इकलौता भाई है, उसे पनीर पसंद है, उसकी पसंद का खाना बनाया है, तो क्या आप मेरे भाई को चोर बोलोगे? अरे भाग्यवान, मैं चोर नहीं बोल रहा, मैं तो चोर साला बोल रहा हूँ। देखो कितनी दूर है, लेकिन अपनी दीदी का दिल चुरा कर बैठा हुआ है। तो हुआ ना मेरा चोर साला। अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो, मुझे लगा आप मेरे भाई को चोर बोल रहे हो। अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, चोर को तो चोर ही बोलूंगा ना। दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे, तभी उनके घर के बाहर से आवाज आती है। तभी जानकी कहती है, लगता है मेरा भाई आ गया। हाँ रुक बहारी, मैं अभी आती हूँ। जानकी पूजा की थाली लेकर घर के बाहर अपने भाई रामू की आरती उतारती है और नजर उतारते हुए बोलती है, इसकी नजर उसकी नजर, मेरे गांव की जितनी भी लड़कियां हैं ना, उन सब की नजर, रास्ते में आते जाते लड़कियों की नजर, सबकी नजर उतर जाए। थू 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 थू। अरे ऐसे आरती उतार रही हो जैसे कि ये सलमान खान हो। सलमान खान की माँ भी उसकी इतनी नजर नहीं उतारती जितना तुम अपने भाई की उतार रही हो। चोर सा तो दिखता है, चोर साला। देखो दीदी देखो, ये जीजा जी मुझे चोर चोर कह रहे हैं। अगर इनको ऐसे ही मेरी बेइज्जती करनी है ना, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे तेरे जीजा जी मजाक कर रहे हैं। पता है तुझे चोर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तूने मेरा दिल चुराया है, और पता नहीं कितनों का दिल चुराया होगा, इसलिए तुझे चोर कहकर बुलाते हैं। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ भाग्यवान, तुम कभी गलत तो हो ही नहीं सकती। अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हें गलत बोल दूं। अब चले अंदर, अगर तुम्हारे भाई की नजर और आरती उतर गई हो तो। हाँ हो गई। आप ये आरती की थाली अंदर ले जाओ, मैं अपने भाई को अंदर लेकर आती हूँ। बेचारा बहुत थक गया होगा ना, कब से खड़ा है बेचारा। अरे दीदी, मैं इतना कमजोर थोड़ी हूँ जैसा आप सोच रही हो। अरे जीजा जी, दीदी को समझाइए कुछ। अरे भला मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि भाई बहन के बीच में मैं कुछ बोल सकूं। अरे मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। जानकी अपने भाई को अंदर लेकर जाती है और सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी बाहर का शोर शराबा सुनकर तीनों बाहर आते। तभी उनकी नजर अपनी पड़ोसन कमला पर जाती है और जानकी पूछती है, क्या हुआ कमला बहन, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ऐसे मत चिल्लाया करो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, बस एक बार वो चोर मिल जाए, उसकी तो मैं जान हलक से पकड़कर निकाल दूंगी। कैसे उस चोर ने मेरे घर के अंदर घुसकर चोरी करने की कोशिश की। क्या उठाया उस चोर ने आपके घर से? बताओ तो सही, तभी तो पता चलेगा कि चोर कौन है। ऐसे कैसे चोर किसी को भी बना दे? मैंने सुना है तुम्हारा भाई भी आया है आज ही। अब फंसा मेरा चोर साला, बहुत बुरी तरह फंस गया। हाँ आज ही आया है। क्यों, कोई काम है क्या मेरे भाई से आपको? हाँ मुझे काम है, उसे बोलो जरा मेरे छत पर चढ़कर देखे, छत के ऊपर से कुछ गायब तो नहीं हुआ ना। वो क्या है ना, तुम्हारा भाई इतना पतला सा है, इसीलिए बोल रही हूँ। अरे ये कैसे बच गया? मैंने तो सोचा आज ही छुटकारा मिल जाएगा इस चोर से। जब देखो किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ चुराता रहता है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्यों जी, आप बोलिए ना, मान नहीं रही है कमला जी। समझा दीजिए कि हम अपने भाई को इनकी छत पर नहीं चढ़ने देंगे। अरे क्या हो गया, तो चढ़ जाएगा। तो मुझे पता है मेरा साला किसी भी काम से मना नहीं करता। क्यों साले साहब, चढ़ जाओगे ना आप इनकी छत पर? अरे जीजा जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपने बोला तो मैं अभी चढ़ जाता हूँ इनकी छत पे। नहीं रामू, तू छत पर नहीं चढ़ेगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसको क्या जवाब दूंगी? अरे वो किसी युद्ध में नहीं जा रहा, छत पर जा रहा है। ऐसे बात कर रही हो जैसे कि कोई युद्ध लड़ने जा रहा हो। मनोहर की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी अचानक कुछ लोग रामू को पीट रहे होते हैं और वो वहाँ से भागते हुए घर की ओर आता है और खुद से बोलता है, अरे मोरी मैया, आए आए मर गया रे दादा।
अरे कितना मारा उन कमीनों ने। अरे कोई भी पुर्जा नहीं छोड़ा रे। अरे सबको तोड़ फोड़ दिया रे दादा। अरे अच्छा है दूसरा गांव था, किसी ने नहीं देखा तो बच गया। अब जल्दी से घर जाता हूँ और कपड़े वपड़े बदल लेता हूँ, कहीं दीदी देख ना ले। अरे रामू, ये क्या हुआ तेरे साथ? इतनी चोट कैसे लगी तुझे? अरे क्या बताऊँ दीदी, ये तो कुछ भी नहीं है। वो तो किसी को बचाने के चक्कर में चोट लग गई। क्या बोल रहा है? किसको बचाने के चक्कर में लग गई तुझे? मुझे सच सच बता, आखिर चोट कैसे लगी? ओहो दीदी, आप भी ना बहुत चिंता करती हो। रास्ते में मुझे एक बच्ची मिली थी, पता है आपको? उस बच्ची के पीछे बैल पड़ गया, तो जब मैंने देखा उस बच्ची को तो बचाने के लिए मैं भिड़ गया उससे और मुझे चोट लग गई दीदी। बाप रे, इतनी ज्यादा लग गई। जा जल्दी से जाकर दूसरे कपड़े पहन ले, ये गंदे हो गए हैं। जा, मैंने आज तेरे लिए चिकन बनाया है, जो तू कल लेकर आया था ना, वही बनाया है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मेरी पसंद का खाना बना है। दीदी मैं अभी जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े वपड़े बदल कर आता हूँ दीदी। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है तो वही मनोहर दरवाजे के पीछे छुपकर सारी बातें सुन रहा था। तभी अंदर आकर अपनी बीवी से बोलता है, अभी मेरे चोर साले ने तुमसे क्या कहा कि उसने एक बच्ची को बचाया है? अरे मैं बताता हूँ कि वो पिट कर आया है दूसरे गांव से, वो भी चोर है मेरा साला, मतलब तुम्हारा भाई। आज मुर्गी चुराते हुए पकड़ा गया तो लोगों ने मिलकर कूट दिया इसको। क्या मुर्गी चुरा रहा था? मतलब ये जो बनी है आज मुर्गी, क्या ये भी चोरी करके लाया है? पक्का चुरा कर ही लाया होगा। अपनी जीजा की सारी बात सुनकर रामू जल्दी से बाहर आता है और कहता है, नहीं दीदी, नहीं दीदी, जीजा जी झूठ कह रहे हैं दीदी। मैंने कोई चोरी नहीं की दीदी, और ना ही मुझे किसी ने मारा है। और अभी जो चिकन बनाया ना आपने, वो भी मैं ही खरीद के लाया था। कसम से मैंने कोई चोरी नहीं की दीदी। अच्छा, चोरी नहीं की तुमने? ठीक है, मुझे ये बताओ, जिस दिन तुम आए थे उस दिन कमला जी के घर से एक मुर्गी गायब हुई थी, बताओ तो, तुमने ही चुराई थी ना? अरे जीजा जी, एक तो तकलीफ में हूँ, ऊपर से आप पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। अरे मैंने किसी का कुछ भी नहीं चुराया, बस सब खुश। अरे दीदी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं रह सकता यहाँ पर। हर बार जीजा जी मुझे चोर साला बोलते रहते। अरे जब जब तुम आते हो ना, गाँव में चोरी होना शुरू हो जाती है और तुम्हारे जाने पर चोरी बंद हो जाती है, तो तुम्हें चोर ना कहूँ तो क्या कहूँ? बस अब बहुत हो गया, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। अगर बगल वालों ने सुन लिया ना, मेरे भाई की क्या ही इज्जत रह जाएगी। दीदी मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ, अब नहीं आऊंगा दोबारा। जैसे ही रामू जाने की बात करता है तभी वहाँ कमला और गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और रामू को पीटने लगते हैं। वजह पूछने पर कमला बताती है कि रामू ने गांव से बहुत बार चोरी की है, लेकिन पकड़ा आज गया है। जानकी अपने पति से रामू को बचाने की कहती है, तभी मनोहर उसे पहचानने से मना कर देता है और राजू से हर रिश्ता नाता तोड़ लेता है और बोलता है, देखो जानकी, मैंने आज तक बहुत सहा है, मैं यूं ही इसको चोर नहीं कहता, तब भी ये है कि सुधरता नहीं है। अब तुम्हें फैसला करना है, तुम्हें मेरे साथ रहना है या इस चोर के साथ। मनोहर के कहने के बाद अब जानकी भी क्या कहती, वो भी अपने भाई से सब रिश्ते तोड़ देती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती है।